हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ क्या फजांस रूल। अब ये फजांस रूल है क्या और क्यों इसकी नीड हुई, क्यों हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको पता होगा आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, आयन से। और ये आयन किस टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, तो फजांस ने ये बताया कि कोई भी जो आयनिक कंपाउंड्स है उनके जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 100% आयनिक, उसको समझे आप। एक्चुअली आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इंट्रोडक्शन यही है कि कोई भी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड्स होता है वो 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते हैं। अभी जो कोवेलेंट कैरेक्टर इन्होंने बताया उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके नहीं बताया था, जस्ट कैरेक्टर को बताया कि 100% आयनिक नहीं होगा, कुछ कैरेक्टर होगा उसमें कोवेलेंसी की। तो हमने इसको एज ए कंपेरेटली स्टडी करते हैं। जैसे आपको एमसीक्यूज में दे रखेगा, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स देगा, बोलेगा कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं फजांस रूल को। फजांस रूल दिया गया था किसके लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। और आयनिक कंपाउंड्स में जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स को बताने के लिए। ठीक है, तो आयन्स बनते कैसे हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले यही देख लीजिए। तो आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक कैटायन से और एक एनायन से मिलके बनता है, इतना तो पता है आपको, है ना। अब क्योंकि ये एनायन और कैटायन से मिलके बनता है तो इस पर क्या होता है, एनायन एंड कैटायंस है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और बॉन्ड बन जाता है आयनिक बॉन्ड। अब इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है, तो जब कोवेलेंट कैरेक्टर है उसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था, पोलराइजेशन। तो अब पोलराइजेशन क्या होता है वो थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअल में जब ये आयंस आपस में बॉन्डिंग करने के लिए पास पास आते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि मैंने जो कैटायन है उसको छोटा क्यों बनाया है, राइट, और ये जो एनायन है उसको बड़ा क्यों बनाया। तो ये एक क्वेश्चन आता है। तो आपको खुद को पता है कि जो कैटायंस होते हैं उसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं तो उसकी साइज़ छोटी ही होती है। एनायन की साइज़ कंपैरेटिवली बड़ी होती है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब पोलराइजेशन जो टर्म यूज़ किया है वो है क्या, जब ये दोनों आपस में पास पास आते हैं उस टाइम पे ये जो हमारा कैटायन है, ये जो कैटायन है ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करने लगता है। ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड पे अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि ये तो 9th क्लास से आपको पता है अपोजिट चार्ज जो है होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन ये जो मेटल का शेप एकदम स्फेरिकल था वो स्फेरिकल नहीं रह जाता, वो कैसा हो जाता है, ये हमारा कैटायन और इस कैटायन के इन्फ्लुएंस के कारण, ठीक है इसके कारण से यहाँ पे जो एनायन है वो एक्चुअल में स्फेरिकल ना होकर के कुछ पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, पोलराइजेशन हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं कंपेरेटिवली इस पोजीशंस पे। तो इस टाइप के शेप में डिफेक्ट्स आना, ठीक है, अपने आप थोड़ा सा डेविएशन शो करना। आप बोल सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे जो ये आपका स्फेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था चार्ज वो थोड़ा सा चेंज होकर के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आने लगा। और आपको पता है जहाँ पे टर्म यूज़ होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप सीधे से बोलते हो कोवेलेंट नेचर, बोलते हैं ये चीज़ें आप तो इसकी डेफिनेशन में ही बोलते हो। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक चीज़ समझ आ रहा है कि यहाँ पे बनना आयनिक बॉन्ड ही बनता है क्योंकि ये आयंस है, पर इस आयनिक बॉन्ड में स्लाइटली कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने लगते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा डेविएशंस होने लगता है, चेंज होने लगता है शेप। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ें आपको पता चलता है कि कैटायन जो है उसमें एक पावर होता है, जिस पावर को आप बोलोगे पोलराइजिंग पावर। ये जो कैटायन होता है उसमें होता है पोलराइजिंग पावर, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट कर पा रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा एनायन है वो इस कैटायन के प्रेजेंस के कारण पोलराइजेशन शो करता है, पोलराइजेशन शो करेगा। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ रहा है वो दो रीज़न से आ रहा है। एक है आपका कैटायन का पोलराइजिंग पावर और दूसरा है एनायन का पोलराइजेशन इफेक्ट। तो ये दोनों ही टर्म के हिसाब से हम इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे।
बेसिक समझना ज़रूरी है, इसलिए आप ये चीज़ें समझो, ठीक है। तो आप सीधे से अब बोल सकते हैं फजान्स रूल जस्ट यही इन्फॉर्मेशन देता है कि किसी आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड में कितना परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर है। इसी को एक्सप्लेन किया था फजान्स रूल ने। अब आप खुद से बताइए मुझे कि पोलराइजिंग पावर किस पर डिपेंड करेगा? ऑब्वियस साइज़ पर डिपेंड करेगा, राइट। और जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। केटायन की साइज़ जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही ज़्यादा इसमें चार्ज रहेगा, और साइज़ छोटा है तो अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से इसमें आप बोल सकते हैं पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है अगर साइज़ छोटा होता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि फजान्स रूल इन 3 ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है केटायन को देख ले, तो केटायन का साइज़ छोटा होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल साइज़ आप लिखते जाएंगे, स्मॉल साइज़ है केटायन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्मॉल साइज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोवैलेंट कैरेक्टर। एक लाइन तो ऐसे समझ आ गया। अब आप और देखो, हमारे पास छोटा सा एनायन है और छोटा सा केटायन है। ये एनायन इतना ज़्यादा इसके साइड अट्रैक्ट नहीं होगा, तो एनायन की साइज़ कैसे होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। एनायन की साइज़ बड़ी है, ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इससे एक चीज़ समझ आता है कि किसी भी आयनिक बॉन्ड्स में कोवैलेंट कैरेक्टर्स उतना ज़्यादा होगा जितना छोटा साइज़ का उसके पास केटायन हो, जितना लार्जर साइज़ का उसके पास एनायन हो, ठीक है। तो एक लाइन तो ये चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में समझ आ गया। सेकेंड चीज़ देख लेते हैं, जितना ज़्यादा चार्ज हो। अब ये चार्ज जो है ना वो दोनों में होनी चाहिए। केटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज है उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर लगाएगा, उतना ही ज़्यादा कोवैलेंसी आएगी बॉन्ड्स में। सेम वैसे ही जितना ज़्यादा चार्ज एनायंस में है उतना ज़्यादा उसका पोलराइजेशन होगा, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा बॉन्ड्स पे। अभी इसके एप्लीकेशंस भी बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं ना। बहुत ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इससे क्लियर हो जाता है। और एक जो टर्म है, ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गया सीधे सीधे से। ये इतने ही चीज़ों से आपको समझ आता है बच्चा कि जो स्मॉलर साइज़ केटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड्स में कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, राइट। एनायंस की साइज़ बड़ी होनी चाहिए। साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा उसमें पोलराइजेशन होगा तो उसके हिसाब से इफेक्ट होगा। अभी एक एक को सॉल्व करके भी देखेंगे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा एनायन का पोलराइजेशन, ठीक है। अब एक जो है जो इम्पोर्टेंस रखता है, जो आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें। थर्ड जो पॉइंट है वो है केटायन में स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन होनी चाहिए। अगर स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा आ जाएगा। अब ये है क्या चीज़ें? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आप किसको बोलते हो? क्या होता है इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन? तो आप बोलोगे सबको पता ही है ना, अगर आप प्रिपरेशन करें तो इनर्ट गैस किसको बोलते पता है? इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन की बात करें तो आपको पता है NH2NP6, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसके फुलफिल होते हैं 18th ग्रुप मेंबर, राइट। 18th ग्रुप मेंबर जिसमें NH2NP6 होते हैं वो आप बोलते हो उसको इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। सो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन क्या होता है? कुछ ऐसे कैटायंस, मैं नॉर्मल एटम की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे कैटायन जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। ऐसा कैटायन लिख लो इसमें स्यूडो गैस ये कन्फिग्रेशन क्या होता है? एक्चुअली इसका जो कन्फिग्रेशन है ना बच्चों वो होता है NH2NP6ND10, ये होनी चाहिए कन्फिग्रेशन। इसको बोलते हो आप स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जा रहे हैं? 10, 6, 2, 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपको समझ आ रहा है? ऐसा आयंस, नॉट एलिमेंट, आयन की बात करें, ऐसा कैटायन जो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन रखता है उनकी भी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं या कहाँ कहाँ आपने पढ़ रखा है इसको, तो थोड़ा सा आप देखें कि मैं लिख देती हूँ ना कॉपर। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? नॉर्मल कॉपर जो होता है वो है क्या? 29। तो इसके लास्ट में आपको पता है क्या होता है? इसके लास्ट में ND10 होता है, N4S1 होता है, यही होता है। 3D10 होता है,
4s1 होता है ना। एक्सेप्शनल केस है, फुलफिल करने के लिए इसमें आ जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इतनी चीज़ें समझ आ गई, यही होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3s पे कितना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3p पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 3d पे 10 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 4s पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यही है इसका कन्फिगरेशन। अब आपको अगर ये कन्फिगरेशन याद है तो आप देख लो, इसको हटा दो, आप 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दीजिए। तो ये क्या बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है, स्यूडो गैस है ना, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कॉपर प्लस इसी कैटेगरी में आएगा। कॉपर प्लस कैसा होता है, ये कैसा आयंस है, तो आप बोलेंगे ये है स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन वाला आयंस है। इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो कॉपर से रिलेटेड जितने भी उसके ग्रुप मेंबर हैं वो सबको लिख दीजिए। कॉपर के नीचे आता है सिल्वर, सिल्वर के नीचे आता है गोल्ड, ये सब इसी कैटेगरीज में आ जाएंगे। ठीक है, कॉपर के बाद जिंक वाली कैटेगरी में जाइए आप, तो जिंक का भी आपको पता है इसी टाइप का कन्फिगरेशन होता है। जिंक की कन्फिगरेशन की बात करें तो D10 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। आप 2 इलेक्ट्रॉन बाहर का निकाल दो तो बिल्कुल स्यूडो गैस इन कन्फिगरेशन जैसा शो करेगा। तो यस, जिंक 2 पॉजिटिव हो गया। जिंक के नीचे कौन सा आता है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, 2 पॉजिटिव। ये जो आयंस है वो बिहेव करते हैं एज ए स्यूडो इनर्ट गैस आयंस के जैसा और उसी के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करते हैं। तो आपको बता दूं इनमें भी इनकी भी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, पावर ज़्यादा होता है। अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो इसकी भी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आपको एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा। पहले तो जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, व्हाट इज़ द फजांस रूल, किस पे डिपेंड करेगा ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा इसका। किस पे डिपेंड करेगा वो भी मैंने क्लियर कर दिया। ये जो टर्म था नया टाइप का कि स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन क्या होता है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ना एक एक लाइन्स को लेके हम उसके उसमें जाते हैं, एप्लीकेशंस में जाते हैं और थोड़ा सा आपको मैं इसका डिटेल देती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, अच्छा नोट कर लिया है आपने तो इसे हटा देते हैं, सीधा से क्वेश्चन पे जाते हैं। पहले एक एक को देख लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आया है कि किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है और सिंपल आपको क्वेश्चन दे रखा है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अब पूछ रहा है कि इनमें किस में ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लिथियम का साइज सबसे छोटा है, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद रुबिडियम का। तो आपने क्या देखा था, यहाँ पे एनायन के साइज में तो कोई इफेक्ट नहीं है, एनायन तो सबका सेम है। तो आप सीधे से बोल सकते हो यस, ये इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि साइज़ जो है इसी का छोटा है, छोटा साइज़ है तो पोलराइजिंग पावर इसी का ज़्यादा है। तो एक तो इस टाइप का बना सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट में ही लिख लिया था, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज हमारे पास क्या है, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, इसमें पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइज़ ऑफ एनायन, साइज़ ऑफ एनायन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा इसमें आप लिखोगे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है एनायन का, तो इस कंडीशंस में कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था जस्ट इन्फॉर्मेशन। अब हम जाते हैं इसके एप्लीकेशंस में कि क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एप्लीकेशन जो रिलेटेड करता है किससे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से। नोट करते जाइए, एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। तो आपने इंट्रोडक्शन देख लिया ना, अब हम उसको ना थोड़ा सा अप्लाई करते हैं कि कैसे हम इसको जान सकते हैं क्यों हम पढ़ रहे हैं फजांस रूल। एप्लीकेशन ऑफ द फजांस रूल, फजांस रूल की हेल्प से आप बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा सोल्यूबल होगा और कौन सा कंपाउंड कम सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है सोल्यूबिलिटी। अगर मैं बात करूँ सोल्यूबिलिटी की तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, आप सीधे से लिख लीजिए कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं,
आयनिक कंपाउंड जल्दी सोल्यूबल होते हैं कोवलेंट कंपाउंड के करेक्टर से। ये तो आप नॉर्मल 6th क्लास के एक्सपेरिमेंट से भी जान सकते हैं कि आपने वाटर लिया, वाटर में NaCl डाला, ठीक है, नमक डाल दिया, नमक आयनिक होता है, वो जल्दी घुल जाता है। आप उसमें शुगर डाल दो, वो कोवलेंट होता है, तो वो कम घुलता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये हमें पहले से पता है कि जितना ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा सोल्युबिलिटी होगी उसकी वाटर में। ये जो सोल्युबिलिटी है वो पढ़ा रही हूँ मैं किस में, वाटर में। तो फजांस रूल की हेल्प से आप सीधे से बता सकते हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया विच वन इज़ द सोल्यूबल, तो फजांस रूल लगाइएगा, अपने आप क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको फजांस रूल याद नहीं है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कि कैसे हम इसे सॉल्व करें, सॉल्युबिलिटी कैसे जानेंगे, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री वाले कंपाउंड्स होते हैं वो हम प्रैक्टिकल तो करके देखे नहीं होते, राइट। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें लिखा था Ag2S एंड Ag2O विच वन इज़ द मोर सोल्यूबल इन अ वाटर। तो आप फजांस रूल लगाइए और उसकी सॉल्युबिलिटी बता देते हैं। आप देखो इसमें एनायन के साइज़ में डिफरेंस है, केटायन तो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे एनायन की साइज़ ज़्यादा है, साइज़ एनायन की ज़्यादा है, तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, ये चीज़ें आपको पता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये ज़्यादा कोवलेंट है और ये कम कोवलेंट है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। चीज़ें समझ आ गया, आप इसे साफ साफ लिख लीजिए। Ag2S जो है वो क्या हो जा रहा है, इसमें जो एनायन है वो क्या है, हाई पोलराइजेशन शो कर रहा है, तो ये हाई कोवलेंट करेक्टर शो कर रहा है, कोवलेंट सोल्यूटर शो कर रहा है, तो आप बोलोगे इनसोल्यूबल, या आप बोल सकते हो लेस सोल्यूबल, लेस सोल्यूबल। दैट्स क्लियर। उसके बाद इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें किसके बेस पे देख लेंगे, चार्ज के बेसिस पे। चार्ज कैसे समझ आ रहा है, इस पे है +3 चार्ज और इस पे है +2 चार्ज, बाकी चीज़ें सेम है। जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना ही ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर, इसकी कोवलेंसी ज़्यादा हो गई है तो ये ज़्यादा सोल्यूबल होगा। सोल्युबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा। चीज़ें समझ आ रहा होगा क्योंकि फजांस रूल मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस को आप इजी कर सकते हैं कि विच वन इज अ मोर सोल्यूबल इन वाटर, तो आप बता दोगे फजांस रूल अप्लाई करके। सेकंड जो एप्लीकेशन है बच्चा वो है हमारा कलर ऑफ द कंपाउंड। अब कंपाउंड्स की कलर को कैसे हम डील कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा एनायन का पोलराइजेशन होगा, जितना ज़्यादा एनायन का पोलराइजेशन होगा, आप लिखिए इसको, एनायन है हमारे पास, इसका जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा फ्री होंगे, एग्जैक्ट होंगे और कलर ज़्यादा शो करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो होता है पोलराइजेशन हाई, तो कलर प्रॉपर्टी उसकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा इंटेंस कलर शो करता है। यही रीज़न है कि आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो क्या होते जा रहा है, साइज ऑफ एनायंस आर इंक्रीजेस। ड्यू टू द साइज ऑफ एनायंस इंक्रीजेस क्या हो रहा है, वहाँ पे पोलराइजेशन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो ये इंटेंस कलर शो करेंगे। यही रीज़न है कि ये होता है वाइट कलर और ये जो होते हैं ये होते हैं येलो कलर। तो एक चीज़ें और समझ आ गया आपको, इसे सीधे सीधे आप नोट कर लीजिए कि जो कंपाउंड जितना ज़्यादा फजांस रूल शो करेगा उतना ही ज़्यादा इंटेंस कलर होगा, जो कम शो करता है जिसमें कोवेलेंसी कम। सेम चीज़ें आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी साइज ऑफ एनायन जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा, पोलराइजिंग पावर वैसे वैसे इंक्रीज़ होगा। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा एनायंस का उतना ही ज़्यादा वो इंटेंस कलर होगा। दैट्स द रीज़न कि ये भी कैसा होता है, वाइट कलर, और इसका कलर हो जाता है ब्लैक। ड्यू टू द फजांस रूल आप इसे डील कर सकते हैं कि इसके कलर्स में ऐसा चेंजेस क्यों आ रहा है, ठीक है। लास्ट जो एप्लीकेशन है, नहीं एक और एप्लीकेशन मैं आपको पढ़ाऊंगी, पर अभी जो एप्लीकेशन पढ़ा रही हूँ वो है वेरिएशन इन द मेल्टिंग पावर। मेल्टिंग पावर की भी बात करें तो आप बता सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आते जाएगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होते जाएगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या समझ आते जा रहा है, यहाँ से यहाँ जाने से क्या हो रहा है, साइज ऑफ कैटायंस आर इंक्रीजेस, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है। आप देख पा रहे हो साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप बोल सकते हैं पोलराइजिंग पावर कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर्स कम। तो इस केसेस में आप बोल सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट इसकी ज़्यादा होगी, फिर इसकी, फिर इसकी। इसका रीज़न क्या था, साइज ऑफ द कीटायंस, कीटायन की साइज जितनी छोटी उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक से लग गया, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है बच्चा, इन दोनों में क्या है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका ऑर्डर हो जाएगा इस टाइप से। क्लियर है ये चीज़ें। अब बात कर ले इसकी, तो इसमें एनायन की साइज़ जो है वो बढ़ते जा रहा है, जितना ज़्यादा एनायन का साइज़ बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड में आएगा कोवेलेंट कैरेक्टर।
अब क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो साइज़ बढ़ रहा है, कोवेलेंट करेक्टर का ये ऑर्डर है, तो मेल्टिंग पॉइंट्स के ऑर्डर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा द आंसर। तो आपको एप्लीकेशन समझ आ गया होगा और ये भी समझ आ गया कि क्यों हम फजान्स रूल की स्टडी करते हैं, ठीक है। लास्ट इसका जो एप्लीकेशन है वो है नेचर ऑफ द ऑक्साइड। ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा या एसिडिक नेचर का होगा, इसको भी डील कर सकते हो आप फजान्स रूल के बेसिस पे।